डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स जो पढ़ रहे हैं उसका अगला विषय पढ़ने जा रहे हैं जो है घास परितंत्र यानी ग्रास इकोसिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी वर्तमान समय में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। एक लंबा विषय है और उसमें हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र थे, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कल हम लोग ने वन पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया था और आज हम लोग घास पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। वन और घास में फर्क यह है कि वन जो है एक पौधा होता है, पेड़ होता है, और घास जो है एक झाड़ी होती है, सर्प होता है या हर्ब होता है। ठीक है, तो दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग परिवेश में पैदा होते हैं और हम लोगों के लिए ये जानना अनिवार्य है कि घास पारिस्थितिकी कैसे उत्पन्न होती है, क्या है, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए या हमारे जीवन के लिए या हमारे इकोसिस्टम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग उसी ढंग से अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर ये जो धरती है ऐसी भूमि जिस भूमि में अल्प वर्षा हो, ठीक है, यानी वर्षा कम हो। अल्प वर्षा का यहां अर्थ हुआ कि 100 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये कि कुंतक या कृंतक, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रोडेंट, की उपस्थिति हो, और तीसरा ये कि वृक्ष नहीं पाए जाते हो, वृक्ष नहीं पाए जाते हो। ठीक है, और तो ऐसी परिस्थिति यदि उत्पन्न होगी ऐसी परिस्थिति में घास के मैदान का विकास होगा। और ये जो घास के मैदान हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी पर 1/5 भाग या 20% है। इसका 80% भाग जड़ के रूप में भूमि के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है। ठीक है,
यस सर। और परिस्थिति के अनुरूप यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। दो प्रकार के पाए जाते हैं। इनका एक प्रकार जो होगा उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास मैदान, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और दूसरा को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड। अब कितना आराम से बोल ले रहे हो दिवाकर, ऐसे ही अभ्यास करोगे तो सब चीज आसान हो जाएगा। या समझ में आ रही है बात? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए, जिस अंदाज में पुस्तक में लिखी हुई है काफी भारी भरकम चीजें कर दी गई हैं। मेरा प्रयास ये होगा कि हम इसको बहुत आसान शब्दों में आपको समझा पाए, ताकि हमेशा के लिए ये याद हो जाए। इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड का नामकरण किया गया है और वो अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि उसकी प्रकृति महत्वपूर्ण है कि वो जो ग्रासलैंड है किस प्रकृति का है, यानी शीत उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ऑब्जेक्टिवली इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है सारे परीक्षा में। सब्जेक्टिवली का कोई पाबंदी नहीं कि नहीं आए, ऐसा बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ज्यादा आता है इसमें से। और इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है आदमी कि उसमें आपको चाहेगा अगर परीक्षा लेने वाली संस्था तो बहुत आसानी से कंफ्यूज कर देगा। तो हम लोगों को जो आज के क्लास में प्रयास करना है वो ये प्रयास करना है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है और कहाँ कहाँ, ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है कौन कौन है कहाँ कहाँ। ये हमारे अध्ययन का मुख्य फोकस आज के क्लास का होगा और रट करके हम लोग जाएंगे। लेकिन उसके पूर्व ये जरूरी है कि हम लोग समझे कि आखिर ग्रासलैंड या घास का मैदान होता क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है। तो अगर उसका भौगोलिक परिस्थिति हम लोग देखें तो पाएंगे कि पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप की भूमियां पाई जाती हैं, लैंड पाए जाते हैं। और वो क्यों पाए जाते हैं कि हर जगह तापमान एक नहीं है, वर्षा की मात्रा एक नहीं है, भूमि एक नहीं है। अगर हर जगह पर एक प्रकार की भूमि, वर्षा की मात्रा समान, तापमान समान होता तो फिर पूरे पृथ्वी पर एक ही प्रकार का मैदान मिट्टी पाई जाती या भूमि पाई जाती। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे इस अर्थ पर, पृथ्वी पर हर स्थान पे तापमान में और वर्षा में अंतर है, इसीलिए भूमि के स्वरूप में भी अंतर पड़ गया है। और उसी का प्रभाव ये है कि उस हर जगह पर एक प्रकार की वनस्पति वेजिटेशन पैदा नहीं होता है। उसी का परिणाम है घास का मैदान, कि ऐसी परिस्थितियां जहां अल्प वर्षा हो, यानी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। तो सिर्फ यही नहीं, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहां कृंतक रोडेंट जैसे चूहा वगैरह, छुछुंदर वगैरह ये सब पाया जाता है, जो कुतरने का काम करता हो, उसकी भी उपस्थिति हो और वृक्ष नहीं उग पाते हो।
अगर वृक्ष उगते भी हो तो छोटे छोटे, और जो जानवर है उसको छोटा में ही उस वृक्ष को खा जाता हो। अगर ये तीन परिस्थितियां किसी जगह पर उपस्थित होंगी, खाली ये नहीं कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, वहीं 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो और साथ ही साथ कृंतक पाया जाता हो और वृक्ष नहीं पाया जाता हो, तो ऐसे परिस्थिति में जो भूमि कहलाएगी वो भूमि घास का मैदान कहलाएगा। और संपूर्ण अर्थ पे अगर देखा जाए तो ये 20% है, यानी 1/5 भाग। तो ये 20% या 1/5 भाग जो होता है वो ऑब्जेक्टिवली आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस धरती पर घास के मैदान की प्रतिशतता कितनी, या कितने भाग में घास का मैदान पाया जाता है, तो भाग 1/5 और प्रतिशतता 20%। क्लियर? ये सर अब देखिए कि होता क्या है। तो ये एक प्रकार का जो है वो हर्ब है, और हर्ब की ऊंचाई बहुत नहीं होती है, छोटे छोटे होते हैं, जमीन में सटे हुए होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि जो घास होगा उसका अधिकांश भाग भूमि के अंदर होगा। ठीक है? इस अधिकांश भाग में जो जड़ है उसी की मात्रा 80% होगी। यानी घास में जड़ की मात्रा कितनी होगी? 80% होगी। घास हो गया 20%। और जो ऊपर भाग होगा हरा हरा आप दिखाई पड़ता है वो 20% होगा। उसका जो पूरा भाग है वो 80% जमीन के अंदर होगा। और जमीन में भी दो तरीके से होगा। 10 सेंटीमीटर तक उसकी अधिकांश जड़ें होंगी गहरी, और बाकी जड़ें जो होंगी वो 10 सेंटीमीटर से बहुत गहरी होंगी। इसीलिए आप गौर से देखते होंगे कि घास कोई लगाता नहीं है। अगर तीव्र तापमान हुआ तो जल गया, खत्म हो गया, या उस पर लोग चलने लगे तो वो खत्म हो गया। लेकिन जब तापमान में कमी आई, वर्षा हुआ, लोग चलना बंद कर दिए, तो पुनः उस भूमि पर घास उगाया। कहां से आ जाता है भाई? क्यों आ जाता है? इसलिए कि जड़ उसका समाप्त नहीं होता है, वो जड़ पुनः घासों का निर्माण कर देता है। तो एक रास की बात पता चली आपको ये कि जड़ की प्रतिशतता अधिक होने के कारण उसको कोई लगाता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से वो पुनः जो है वो उगाता है ना। फिर तेज धूप हुई, गर्मी आया, लहर चला, फिर वो खत्म हो गया, जल गया सब। फिर बरसात आया तो फिर उग जाता है। आप अपने एरिया में यही देखते हैं, कोई लगाने तो जाता नहीं है। सड़क पर देखते हैं कि जहाँ पर आदमी नहीं चल रहा है वहाँ पर घास उग गया, जहाँ पर आदमी चल रहा है वहाँ घास खत्म हो गया। आप खेतों में इन जगहों पे देख रहे हैं पूरा घास से खेत भरा हुआ है, लेकिन आदमी का जो पगडंडी कहीं पर बना हुआ है कि वो आदमी आ रहा जा रहा, तो वहाँ पर घास खत्म हो गया, वो पगडंडी का रूप ले लिया। उसके अंदर भी जड़ें हैं, चलना छोड़ दिया, फिर उसके अंदर से घासें निकल गई। तो इस परिस्थिति में ऐसा पाया जाता है। अब देखिए कि हमारे लिए उपयोगी क्या है कि विश्व में जितने घास के मैदान हैं वो उर्वर हैं, माने फर्टाइल हैं, वृक्ष नहीं पाया जाता है, इसलिए अधिकांश घास के मैदानों को कृषि भूमि में परिणत कर दिया गया है। और अल्प मात्रा में वर्षा होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से कम, इसलिए यहाँ गेहूं की यानी रब्बी की खेती अधिक होती है। चावल की खेती घास के मैदान में नहीं होगा। घास के मैदान में कौन सा खेती होगा? तो जिसको आप रब्बी की खेती बोलते हैं, यानी गेहूं की खेती। तो गेहूं के खेती के लिए ये काफी उपयुक्त घास का मैदान हो गया है। इसलिए विश्व का गेहूं उत्पादक देश आप देखेंगे तो इन्हीं घासों के मैदानों में अवस्थित है। तो एक फैक्ट ये उभर करके आपको सामने है। अब देखिए पृथ्वी में बहुत सारे कटिबंध हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस कटिबंध में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उसमें यह पाया जाता है कि परिस्थिति के अनुरूप दो प्रकार के घास के मैदान हैं। कटिबंध 3 है हम लोग के यहाँ। कौन कौन कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और
शंकुधारी। शंकुधारी या शीत कटिबंध है, शीत, है ना। दोनों में से फ्रिजिड या फ्रिजिड। कॉनिफोरस, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। उष्ण को ट्रॉपिकल और शीतोष्ण को टेम्परेट। टेम्परेट। तो ये 3 जोन में जो शंकुधारी है, जो कॉर्निफेरस है, वहां घास का मैदान नहीं पाया जाता है। क्लियर? और जो 2 जोन है, यानी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, यहां इस 2 जोन में घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं वहां पाया जाता है? तो शंकुधारी क्षेत्रों में या शंकुधारी जोन में या शीत जोन में जो घास के लिए उपयुक्त परिवेश है, वो वहां उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वहां घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। और बाकी जो ये दोनों जोन है, यानी उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, वहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कृंतक पाए जाते हैं, और ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो उसमें छोटे छोटे पेड़ अगर निकल भी गए तो उसको खा के समाप्त कर देता है, तो वहां घासों के मैदान की उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन दोनों की परिस्थितियां और परिवेश और उसका स्वरूप अलग अलग है, इसीलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम दोनों के स्वरूपों का, दोनों के चेहरों को देखें कि दोनों क्षेत्रों की घास की क्या प्रकृति है, क्या स्वरूप है। ठीक है? तो एक हेडिंग बनाते हैं, घास मैदान के प्रकार के प्रकार। अब अभी हमने कहा कि 2 प्रकार के होते हैं, तो यहीं पर डायग्राम बना लेते हैं ताकि जो है वो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला क्या हमने कहा था साहब? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ट्रॉपिकल वेस्टलैंड। उष्णकटिबंधीय घास मैदान। इसका इंग्लिश क्या होगा? ट्रॉपिकल ग्रास। ठीक है? और यहां बना देते हैं 2 में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है? टेम्परेट ग्रास। अब देखते हैं कि ये दोनों की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से क्षेत्र में किन किन नामों से ये जाना जाता है। ठीक है? तो उष्णकटिबंध में जो है, कि ये जो घास का मैदान है, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर में जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाएगा। इसका विस्तार है। ठीक है? यहां जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये पहली विशेषता हो जाएगी। और यहां
अधिकांशतः गर्मी पाया जाता है। जो ये क्षेत्र है वहां अधिकांशतः क्या पाया जाएगा? गर्मी पाया जाएगा। और तीसरा कि शीत ऋतु यहां शुष्क होगा। यानी ह्यूमिड नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इसके जो उदाहरण हैं, इसकी उपस्थिति जो पाई जाएगी वो ओर्निको बेसिन में, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन के उत्तर या अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन में, अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन में, ठीक है। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि में, पूर्वी अफ्रीका के उच्च भूमि में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये पाया जाएगा। और इसका जो उदाहरण है वो सवाना घास का मैदान और लानोज है। और एक और है जिसको हम लोग बोलेंगे कैम्पोज। कैम्पोज। तो चलिए छात्रों पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसकी क्या विशेषता है, कहाँ स्थित है। तो सबसे पहली बात कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से रेगिस्तानी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से रेगिस्तानी क्षेत्र तक सभी जगह पर नहीं है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से रेगिस्तानी क्षेत्र तक उन्हीं जगहों पे है जिन जगहों पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जा रही हो, कृंतक उपस्थित हो और वृक्ष नहीं पाया जा रहा है। तो वो सारे क्षेत्रों में जो है वो घास के मैदान उग जाते हैं। अब उसकी विशेषता क्या होती है? तो पहली विशेषता कि 100 सेंटीमीटर से वहां कम वर्षा हो। दूसरी विशेषता कि ज्यादा बड़ा क्षेत्र जो है वो गर्मी का हो, यानी ज्यादा समय 12 महीने में गर्मी का पाया जाता हो। और जो शीत ऋतु हो वो ह्यूमिड नहीं हो, आर्द्र नहीं हो, बल्कि शुष्क हो। आर्द्र जहां रहता है वहीं ना पौधे स्पीडली ग्रो करते हैं। तो शीत ऋतु भी शुष्क हो गया तो वहां बड़े बड़े पौधे ऑटोमेटिकली नहीं बन पाएंगे। तो ये सरकमस्टांसेस जहां रहेगा तो वहां विषुवत कटिबंधीय घास के मैदान का निर्माण होगा। अब ये है कहां कहां? तो ऐसी परिस्थितियां ओर्निको बेसिन में पाई जा रही है। अभी हम मैप के जरिए दिखाएंगे आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा।
अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन में पाई जा रही है। ओर्निको बेसिन हो गया आपको कहां? दक्षिणी अमेरिका में। ज़ायरे बेसिन कहां हो गया? अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका अफ्रीका में हो गया, उसके उच्च भूमि में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। अब देखिए मैप से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आप पूरी पूरी बात समझ जाइए। ये आपको जो है, ये वाला कोलंबिया और वेनेजुएला का जो इलाका हुआ, ये देख रहे हैं, सॉरी, ये एक इलाका हुआ है ना। उसके बाद ब्राजील का भी एक इलाका, चूंकि भूमध्य रेखा यहीं पर से जाती है, एक इलाका ये हो गया। उसके बाद ज़ायरे कहाँ आ गया? तो ये कांगो ज़ायरे जो देख रहे हैं, ये इलाका हो गया। केन्या, लुगांडा, ये सब ये वाला इलाका हो गया। ठीक है, ये भी इलाका के बारे में कहा जा रहा, और ये इलाका हो गया। तो अब देखिए कि नामकरण जो है, ये वाला जो इलाका है, इसी को स्पेशल सवाना बोला जाता है। ठीक है, इसको भी सवाना बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला इलाका। ठीक है, ये लानोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लानोस। और ये कैंपोस बोला जाता है। तो आपको अब याद हो गया कि सवाना, अफ्रीका और लानोस और कैंपोस कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। एनी कंफ्यूजन? और आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री जो यहाँ है, ये वाला, इसी के इर्द गिर्द ये पाया जा रहा है। विषुवत रेखा। हाँ, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, ये विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर हो गया। कौन सा इलाका? तो जो उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध में कौन सा इलाका? उष्णकटिबंध में वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से उष्णकटिबंध में भी कम होती है। तो जहां कम हो रही है वहीं घास का मैदान डेवलप कर रहा है। और इन घास के मैदान में 3 नाम आपको याद रखना है। बोलिए तो प्यार से। सवाना, सवाना, कैंपोस और लानोस। तो लानोस कहाँ पाया जा रहा है? अमेरिका, वेनेजुएला और कोलंबिया में। और कैंपोस कहाँ पाया जा रहा है? नहीं, ब्राजील में। ब्राजील। हाँ, ये ओर्निको बेसिन हुआ। ओर्निको नदी यहाँ पर बहती है। और उसके बाद पूरा का पूरा जो मध्य में देख रहे हैं, अफ्रीका में, यहाँ सवाना असल यही होता है। और इसमें क्या था कि ऊपर जो है रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान वाला एरिया फिर अलग पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध करता है। वो घास का मैदान नहीं है, वहाँ घास नहीं पाया जाएगा, वहाँ पूरा का पूरा रेगिस्तान है। तो ये अफ्रीका का एरिया है, ये उत्पादक एरिया हो गया कि नहीं? रबी की फसलें होंगी कि नहीं? गेहूं होगा। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को आमतौर पर डाउन्स के लिए याद करते हैं, जो शीत कटिबंधीय घास का मैदान है, जो नीचे में पाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शीत कटिबंधीय डाउन्स के अतिरिक्त भी सवाना प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सवाना प्रकार के घास का मैदान पाया जाता है। होता होगा? बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा उद्देश्य था कि आपको इन नामों को याद करवा दें कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। ये नहीं, उतना मेरे मिटा दीजिएगा तब ना, बाद में सुन जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। एक जो घास का मैदान होगा वो छोटी घास होगी। क्या होगी? और एक जो घास का मैदान होगा
वो बड़ी कि लंबी घास होगी, ठीक है ना। और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। 10 से 12 सेंटीमीटर, छोटी का मतलब ये हुआ, ठीक है। यस सर। और लंबी का मतलब हुआ कि 45 से 60 सेंटीमीटर होगी। 45 से 60 सेंटीमीटर, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए इसका जो नामकरण है, इसको हम लोग एस्टेपी बोलेंगे। स्टेपीज। हाँ, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रेयरी। प्रेयरी घास बनाना स्टेपीज। ठीक है ना। इसको एस्टेपी बोलेंगे, इसको प्रेयरी बोलेंगे। अब देखिए ये कि अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एस्टेपी जो होगा वो यूरेशिया एस्टेपी, दूसरा एस्टेपी जो होगा मंगोलिया एस्टेपीज, ठीक है। और उसके बाद यूरेशिया एस्टेपीज हो गया, मंगोलिया एस्टेपीज। उसके बाद ये प्रेरीज जो होगा वो उत्तरी अमेरिका में का प्रेरीज, और दक्षिणी अमेरिका में इसी प्रेरी को क्या बोलेंगे, पंपास। अब बात समझ में आ रही है। दक्षिणी अमेरिका में इसी को क्या बोलेंगे, पंपास। और दक्षिणी अफ्रीका में इसी को क्या बोलेंगे, वेल्ड। और उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलेंगे, डाउन्स। डाउन। हाँ, सब याद करवाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद न्यूजीलैंड में इसको बोलेंगे कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में क्या बोलेंगे, कैंटरबरी। उसके बाद हंगरी में बोलेंगे इसको पुस्ताज। हंगरी में क्या बोलेंगे, पुस्ताज। और ये इतने ही नामों से जो है वो जाना जाता है। तो अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसमें वर्षा की मात्रा दोनों जगहों पे जो है 70 सेंटीमीटर होगी। यहां क्या था, 100 सेंटीमीटर। किसमें, तो उष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी। लेकिन भूमि का स्वरूप स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसमें छोटे घास और लंबे घास का अस्तित्व पाया जाएगा। छोटा घास 10 से 12 सेंटीमीटर और लंबा घास 45 से 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है, जो छोटा घास हो गया तो ये छोटे घास वाले भूमि को ही स्टेपी बोलते हैं। और इसका अधिकांश विस्तार आप देख रहे हैं कहां, तो यूरेशिया में है। यूरेशिया का मतलब क्या, कि ये वाला जो इलाका देख रहे हैं आप,
यूरोप और एशिया वहां। तो यूक्रेन का जो इलाका है मुख्य रूप से यहाँ पर आप जो देखते हैं यूक्रेन, तो यहां से ही बढ़ेगा इस ढंग से, ये सवाना घास का मैदान होगा। फिर मंगोलिया का जो इलाका देख रहे हैं ये भी सवाना घास का मैदान होगा, सॉरी स्टेपी घास का मैदान होगा। तो ये दो स्टेपी घास का मैदान आपको यहां और यहां दिखाई पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो लंबा घास है वो प्रेरीज का इलाका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये हो गया। तो ये लंबे घास के मैदान वाला है जिसको हम लोग प्रेरीज बोल रहे हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और यही अर्जेंटीना में आप चले आइए तो यही प्रेरीज क्या कहला रहा है, पंपास। देख लीजिए यहाँ, ये उत्तरी अमेरिका में ये प्रेरीज कहला रहा है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या कहला रहा है, ये प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका में क्या कहला रहा है, पंपास। अब दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, वेल्ड। तो दक्षिणी अफ्रीका ये है, ये वाला इलाका क्या है, वेल्ड का इलाका, ठीक है। उसके बाद एक देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहला रहा है, डाउन। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ये वाला इलाका हो गया, तो यहाँ डाउन्स मैदान पाया जा रहा है। उसके बाद क्या है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, तो ये जो इलाका है न्यूजीलैंड का, ये कैंटरबरी घास का मैदान कहला रहा है। उसके बाद हंगरी में पुस्तैज। तो हंगरी कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पुस्तैज कहला रहा है, पुस्ताज। तो ये जितने के जितने हैं वो कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी जो चीज है कि पहला तो ये कि घास का मैदान का नाम दे देगा और ये पूछेगा आपसे कि किस नेचर का है, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो उष्ण कटिबंधीय में आप सिर्फ 3 नाम याद रखिए, एक सवाना, दूसरा लानोस और तीसरा कैंपोस। तो ये सवाना, लानोज और कैंपोस, इसकी प्रकृति क्या है, उष्णकटिबंधीय। तो सवाना तो अधिकांशतः कहाँ पाया जा रहा है आपको, अमेरिका, अफ्रीका के मध्य भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, हाँ, और ब्राजील के ऊपर कोलंबिया वगैरह, हाँ, और निको घाटी में इसको हम लोग लानोज बोल रहे हैं, और ब्राजील में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैंपोस। ये लानोज कहाँ, ओरनिको घाटी में है ना, साउथ अमेरिका का जो ओरनिको का इलाका है, ओरनिको एक नदी बहती है, वहां पर ये पाया जाएगा, तो उसको लानोज बोलेंगे। और कैंपोस कहाँ, तो ब्राजील में। तो आप देख लीजिए कि सवाना, लानोज और कैंपोस किस प्रकृति का घास का मैदान है, बोलिए दिवाकर जी। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना, लानोज और कैंपोस किस प्रकृति का है, उष्ण कटिबंधीय। इससे हट करके जितना है, जैसे स्टेपी, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी और पुस्ताज, ये सब कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और पहला तो बाइफरकेशन अपने दिमाग में ये कीजिए, और दूसरा आपको याद करना है, वो क्या करना है कि कहाँ ये पाया जाता है, किस देश में। तो उसमें सवाना कहाँ, तो अफ्रीका में, इतना तो याद रहेगा ना भाई। और लानोस कहाँ, तो ओरनिको की घाटी में, ठीक है, नहीं। और कैंपोस कहाँ, तो ब्राजील में। सवाना, लानोज, कैंपोस है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और पाया कहाँ जाता है, तो सवाना अफ्रीका के मध्य भाग में पाया जाएगा, और लानोज जो है वो ओरनिको घाटी में पाया जाएगा, यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, और कंपोज जो है वो ब्राजील में पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी घास का मैदान आपके पास है वो सब के सब शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में जो आता है, तो प्रेरीज कहाँ पाया जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ पाया जाएगा, तो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में, जो अर्जेंटीना का जो इलाका है वहीं पाया जाएगा। और दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्ड कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। ऑस्ट्रेलिया में इसी को डाउन्स कहेंगे, और न्यूजीलैंड में इसी को कैंटरबरी कहेंगे, और हंगरी में इसी को पुस्ताज कहेंगे। तो ये इतने सारे जो घास के मैदान है
हमने आज के क्लास में इसको एक जगह पर ला दिया। क्लियर? तो हम समझते हैं कि पूरी तरीके से बात समझने में आप सफल रहे। अगले क्लास में हम अगले विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।